ये लोग मंगल ग्रह पर एक साधारण मिशन कंप्लीट करने आए थे, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में इनका सामना एक ऐसे तूफान से होने वाला है जो इनकी पूरी जिंदगी बदल कर रखने वाला था। तूफान इतना खतरनाक था कि मिशन कमांडर को उन्हें वो मिशन वहीं छोड़ने और तुरंत धरती पर वापस आने का ऑर्डर देना पड़ा। ये सुनते ही सब एस्ट्रोनॉट्स जल्दी जल्दी अपने रॉकेट की तरफ भागने लगते हैं। वो तूफान भी उनके ठीक ऊपर आ चुका था, लेकिन इससे पहले वो अपने रॉकेट तक पहुंच पाते, अचानक एक बहुत ही हैवी सैटेलाइट एंटेना सीधा एक एस्ट्रोनॉट मार्क को जा लगता है। उस सैटेलाइट के टकराते ही वह वहीं पर उस तूफान के बीचों बीच गायब हो गया। इसी बीच रॉकेट के अंदर बैठे कंट्रोलर को मार्क के सूट से सारी ऑक्सीजन लीक होने का सिग्नल मिलने लगा। उसकी टीम उसे बहुत ढूंढती है, मगर तूफान इतना भयानक था कि मार्क उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब रॉकेट कंट्रोलर ने उन्हें मार्क के सूट से लीक होती ऑक्सीजन के बारे में बताया, तब सभी साथी अपनी पूरी जान लगाकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे, क्योंकि अगर उसके सूट से सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो वह मारा जाएगा। लेकिन उस भयानक तूफान की वजह से उन्हें मार्क कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी जान लगाकर ढूंढने के बाद जब उन्हें मार्क कहीं नहीं मिला, तब उन्हें लगा कि अब तक उसकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी और वह मारा जा चुका होगा। उधर दूसरी तरफ उनका रॉकेट भी धीरे धीरे पलटता जा रहा था, और अगर गलती से भी वह रॉकेट पलट गया तो वे हमेशा के लिए यहाँ फंस सकते थे। इसलिए मजबूरन वे मार्क को वहाँ अकेला छोड़कर धरती के लिए निकल जाते हैं। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब कुछ घंटों बाद मार्क अचानक अपनी आंखें खोलने लगा, क्योंकि वह अभी भी जिंदा था। लेकिन परेशानी यह थी कि अब वह पूरे मंगल ग्रह पर बिल्कुल अकेला फंस चुका था। मार्क दर्द से तड़पता हुआ धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, क्योंकि उस सैटेलाइट एंटीना के लगते ही उसका एक टुकड़ा उसके शरीर में घुस गया था। लेकिन खुशकिस्मती से उस टुकड़े के आसपास खून जम जाने की वजह से उसकी ऑक्सीजन निकलना बंद हो गई थी। इसी वजह से वह अभी भी जिंदा था। उसने अपना दर्द कम करने के लिए किसी तरह करके उस रॉड का अगला हिस्सा तोड़ दिया। जब उसने सामने देखा तो वहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। बस उसके सामने उसका कैंप था, जहाँ वह और उसके साथी रह रहे थे। वह तुरंत समझ गया कि उसके बाकी सभी साथी शायद कल रात ही यहाँ से निकल गए होंगे। मार्क दर्द से तड़पता हुआ सीधा अपने कैंप तक पहुंच गया। अंदर आते ही उसने तुरंत अपना स्पेस सूट उतारा और अगले ही पल उसने रॉड अपने पेट से खींचकर बाहर निकाल दिया। दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी दर्द भरी चीख पूरे बंजर मंगल ग्रह पर फैल गई। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। रॉड का एक छोटा हिस्सा अब भी उसके पेट के अंदर घुसा हुआ था। उसने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और किसी तरह करके वह बचा खुचा टुकड़ा भी निकाल दिया। लेकिन अभी भी उसका खून लगातार बहता जा रहा था, इसलिए उसने एक स्टेपलर लिया और उससे अपना जख्म बंद कर दिया। स्टेपलर के लगते ही दर्द से उसकी रूह कांप उठी। अब उसे समझ आ रहा था कि मंगल ग्रह पर उसकी जिंदगी का असली खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि अब वह मंगल ग्रह के सुनसान और खतरनाक रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला फंस चुका था। दरअसल जिस स्ट्रक्चर से वह टकराया था वह असल में कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिश थी, और तूफान में वह पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। इसका मतलब था कि अब वह अपनी टीम से बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सकता था। और मान लो अगर किसी तरह नासा को उसके जिंदा होने का सिग्नल मिल भी जाता, तब भी मंगल ग्रह तक रेस्क्यू मिशन पहुंचने में पूरे 4 साल लगने वाले थे। जो कहने में तो आसान है, लेकिन 4 साल तक अकेले वहां रहना किसी दर्दनाक मौत से कम नहीं था। सबसे बुरी बात यह थी कि जिस कैंप में मार्क ने पनाह ली हुई थी वह हमेशा सरवाइव करने के लिए बनाया ही नहीं गया था। अब उसके पास सभी संसाधन धीरे धीरे खत्म होने वाले थे। अगर गलती से भी ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो जाता तो उसका सांस लेना नामुमकिन था, और अगर वह सांस न ले पाया तो उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। मार्क के लिए हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। खुशकिस्मती से अगर कैंप किसी तरह ज्यादा दिन चल भी गया, फिर भी एक बहुत बड़ा मसला उसके लिए फूड सप्लाई थी। उसके पास इतना राशन बिल्कुल नहीं था कि वह 4 साल तक जिंदा रह सके, जब तक कोई रेस्क्यू मिशन मंगल ग्रह तक पहुंचता। अब हर तरफ से देखा जाए तो उसका मंगल ग्रह पर ज्यादा देर तक टिक पाना लगभग असंभव लग रहा था। मार्क अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने लगा, जैसे वह अपनी जिंदगी के आखिरी फैसले लिख रहा हो। 2 दिन तक मंगल ग्रह पर आने वाला तूफान उसे और भी तोड़ता जा रहा था। हर लम्हा उसे लगता कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर उसके अंदर एक ऐसा पल आया। उसने फैसला किया कि वह किसी भी सूरत यहाँ से निकल कर ही रहेगा। उसने एक प्लान बनाया कि अगर भविष्य में कोई रेस्क्यू मिशन मंगल ग्रह पर आता है तो वह तब तक जिंदा रहने की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम यह थी कि वह मिशन अभी काफी साल दूर था, और उसी गैप को सरवाइव करना सबसे बड़ा चैलेंज था। मार्क ने अपने पास रखे खाने का हिसाब लगाया। तब उसे पता चला कि टीम के सभी मेंबर्स का खाना मिलाकर भी उसके पास सिर्फ इतना राशन बचा था जो लगभग 1 साल तक ही चल सकता था। और मंगल ग्रह पर 1 साल सरवाइव करना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब उसे अपनी मौत करीब आती हुई दिखाई दे रही थी। वह अपनी मौत को करीब आता हुआ देख ही रहा था कि अचानक उसे कुछ आलूओं का पैकेट दिखाई दिया। उस पैकेट को देखते ही वह समझ गया कि अब भी वह यहाँ सरवाइव कर सकता है। उसने फैसला किया कि वह सब आलूओं को यहाँ उगाकर अपने लिए इतना खाना बनाएगा जिससे वह इस जगह पर बाकी के 3 साल आराम से गुजार सके। लेकिन मंगल ग्रह की बंजर जमीन पर सीधे कुछ उगाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर कुछ उगाने के लिए उसे पानी चाहिए था, जो इस बंजर जमीन पर बिल्कुल भी नहीं था। अब उसने फैसला कर लिया कि यहाँ सरवाइव करने के लिए उसे खेती करनी ही होगी। इसीलिए वह मंगल पर अपना छोटा सा फार्म तैयार करने में लग गया। सबसे पहले उसने कैंप के अंदर एक जगह पर बहुत सी मिट्टी जमा की और धीरे धीरे उसे खेती के क्षेत्र की शक्ल देने लगा, ताकि वहाँ पौधारोपण किया जा सके। लेकिन मसला यह था कि मंगल की मिट्टी में नेचुरली वे पोषक तत्व नहीं थे जो पौधों को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। इसलिए मार्क ने एस्ट्रोनॉट्स के बायोलॉजिकल वेस्ट को इस्तेमाल करने का रिस्की प्लान बनाया। उसकी बदबू इतनी खतरनाक थी कि वहाँ एक सेकंड के लिए भी टिक पाना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। उसने लगातार उस मटेरियल को प्रोसेस करके मिट्टी में मिक्स किया, ताकि बंजर मंगल ग्रह की मिट्टी को अस्थायी रूप से उपजाऊ जमीन में बदला जा सके। उसने सब आलुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और एक एक करके उन्हें मिट्टी के अंदर दबा दिया। लेकिन खेती का अगला और सबसे मुश्किल मरहला पानी था। खुशकिस्मती से मार्क को साइंस की अच्छी जानकारी थी। उसे पता था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंट्रोल्ड रिएक्शन में मिलाकर पानी बनाया जा सकता है। उसके पास इस एक्सपेरिमेंट के लिए सारा जरूरी इक्विपमेंट भी मौजूद था। लेकिन पहली कोशिश में उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने कैंप के अंदर पहले से मौजूद ऑक्सीजन को पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं किया, जो उसकी सांस लेने की वजह से लगातार घट रही थी। जैसे ही उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स किया, वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसने पूरा एरिया हिलाकर रख दिया। मार्क बच तो गया, लेकिन उसे समझ आ गया कि मंगल पर उसकी छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती है। अगले दिन उसने दोबारा से अपना काम शुरू किया। इस बार उसने दिमाग से काम लिया, जिससे उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। धीरे धीरे नमी जमा होना शुरू हुई और आखिरकार मंगल ग्रह की बंजर जमीन पर पानी तैयार होने लगा। ये पानी उस मिट्टी के लिए काफी था जिसमें मार्क ने आलू लगाए हुए थे। कुछ दिन बाद जब पहला हरा पौधा मिट्टी से बाहर निकला, तो उसे देखते ही उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दूसरी तरफ धरती पर नासा ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि मार्क वॉटनी अब जिंदा नहीं रहा। यह खबर पूरी दुनिया में तेजी से फैल गई और सब लोग उसे लॉस्ट एस्ट्रोनॉट समझने लगे। यहाँ तक कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अगले दिन नासा ऑफिस में विंसेंट नाम का एक एनालिस्ट डायरेक्टर से कहता है कि सैटेलाइट को एरेस 3 मिशन एरिया की तरफ मोड़कर दोबारा स्कैन करना चाहिए। लेकिन नासा मैनेजमेंट इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है। उनका डर यह था कि अगर कैमरों ने मार्क की डेड बॉडी कैप्चर कर ली, तो वे इमेजेस पूरी दुनिया में फैल सकती हैं। और नासा को लग रहा था कि ऐसा होने से आवाम का भरोसा टूट सकता है। लेकिन विंसेंट इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। विंसेंट ने एरेस 3 लैंडिंग जोन के बिल्कुल सटीक कोऑर्डिनेट्स सैटेलाइट टीम को भेजे, ताकि उस एरिया को दोबारा नजदीक से देखा जा सके। सैटेलाइट ऑपरेशंस संभालने वाली एक्सपर्ट टीम मेंबर मिंडी ने जब कैमरों को उस लोकेशन की तरफ फोकस किया, तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि मिशन का कुछ इक्विपमेंट अपनी ओरिजिनल जगह पर नहीं था। कुछ चीजें साफ दिखाई दे रही थीं कि उन्हें वहां से हटाया गया है। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह थी कि रोवर भी अपनी जगह से हट चुका था। वही रोवर जिस पर सामान इधर उधर ले जाया जाता है। मंगल ग्रह जैसी सुनसान जगह पर इक्विपमेंट का खुद से मूव होना नामुमकिन था। यह देखते ही मिंडी को समझ आ गया कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है। उसने तुरंत विंसेंट को बुलाया और सब कुछ बताया कि उनके कुछ इक्विपमेंट अपनी जगह से हटाए गए हैं। मतलब वहाँ कोई है जो इक्विपमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और वह कोई और नहीं बल्कि मार्क ही हो सकता है। ये खबर सुनते ही विंसेंट भी दंग रह गया। उसने तुरंत नासा डायरेक्टर एलेक्स को यह सब बताया। शुरू में नासा डायरेक्टर ने इसे इग्नोर करने की कोशिश की। उनका कहना था कि शायद मंगल ग्रह पर तूफान की वजह से इक्विपमेंट अपनी जगह से हिले होंगे। लेकिन विंसेंट ने उन्हें कहा कि मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि मार्क अभी भी जिंदा है, और यह काम अपने आप होना नामुमकिन था। यह देखकर डायरेक्टर को भी मानना पड़ा कि मार्क वॉटनी जिंदा है। अब नासा एक नई मुसीबत में फंस चुका था, क्योंकि पूरी दुनिया को पहले ही बता दिया गया था कि मार्क मर चुका है, यहाँ तक कि उसका मेमोरियल भी हो चुका था। अब अचानक मीडिया के सामने सच लाना नासा के लिए बहुत रिस्की हो सकता था। काफी सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि मीडिया को सब कुछ बता दिया जाएगा, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में धरती की तरफ लौट रहे बाकी क्रू मेंबर्स को अभी कुछ नहीं बताया जाएगा। नासा को डर था कि अगर उन्हें पता चला कि मार्क जिंदा है और वे उसे मंगल ग्रह पर अकेला छोड़ आए, तो वे दुख में आकर कुछ गलत न कर बैठे। दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर मार्क को अकेले रहते हुए अब पूरे 70 दिन गुजर चुके थे। अब तक वह खाने और पानी का आर्जी हल निकाल चुका था, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, मंगल ग्रह की सुनसान जमीन से बाहर निकला कैसे जाए। मार्क को अच्छी तरह पता था कि नासा का अगला मिशन एरिस 4 कुछ सालों बाद शियापारेली क्रेटर के पास लैंड करने वाला है। लेकिन एक बड़ा मसला अब भी उसके सामने खड़ा था। वह लोकेशन उसकी करंट लोकेशन से हजारों किलोमीटर दूर थी। अगर उसे जिंदा बचना है तो किसी भी तरह उसे उस जगह तक पहुंचना ही होगा। मार्क ने कैलकुलेशन की और अंदाजा लगाया कि उस खतरनाक सफर को पूरा करने में उसे तकरीबन 60 दिन लग सकते हैं। यह मिशन लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए उसने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उसके पास एक रोवर था जो ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन मार्क सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही नहीं बल्कि एक ताकतवर इंजीनियर भी था। उसने खराब हुए रोवर के काम करने वाले कुछ हिस्से निकाले
और उन्हें दूसरे रोवर में फिट करना शुरू कर दिया। काफी देर रिपेयर करने के बाद उसने अपने रोवर को इतना अपग्रेड कर लिया कि अब वह मंगल ग्रह की उस लोकेशन तक पहुंच सकता था जहां नासा का एरेस-4 मिशन लैंड करने वाला था। अब उसका अगला चैलेंज सिर्फ सरवाइव करना नहीं था, बल्कि पूरे मंगल ग्रह को क्रॉस करना था। जब वह अपने कैंप से उस लोकेशन की तरफ निकला, तब मंगल ग्रह पर रात के वक्त तापमान इतना ज्यादा गिर जाता था कि इंसान कुछ ही देर में जम सकता था। अगर उसने इसका हल न निकाला तो वह 60 दिन क्या, एक दिन भी टिक नहीं पाएगा। तभी उसके अंदर एक और खतरनाक आइडिया आया। उसकी टीम मंगल ग्रह पर आते ही एक न्यूक्लियर पावर सोर्स को जमीन में दबा कर गई थी ताकि वह सेफली एनर्जी प्रोवाइड करता रहे। ये डिवाइस बहुत पावरफुल था, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो जाता तो उससे निकलने वाली रेडिएशन किसी भी इंसान के लिए दर्दनाक मौत साबित हो सकती थी। रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन मार्क के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने उस बैटरी को जमीन से निकाला और अपने रोवर के साथ अटैच कर दिया। अब उस पावर सोर्स से निकलने वाली हीट उसके रोवर को जमा देने वाले तापमान से बचाने लगी, जिससे अब वो अपना सफर जारी रख सकता था। दूसरी तरफ धरती पर भी नासा मार्क को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा था। उन्होंने जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी को इमरजेंसी मिशन तैयार करने का ऑर्डर दे दिया, एक ऐसा प्रोब जो मंगल ग्रह तक सप्लाईज पहुंचा सके। प्रॉब्लम ये थी कि नॉर्मली ऐसे स्पेसक्राफ्ट को रेडी करने में कई महीने लगते थे, कभी कभी तो 1 साल तक लग जाता है, लेकिन अब उनके पास वक्त बहुत कम था। नासा का पूरा रेस्क्यू प्लान अब इसी मिशन पर आसरा कर रहा था। उनका आइडिया ये था कि इमरजेंसी प्रोब के जरिए मार्क तक इतना खाना पहुंचा दिया जाए कि वो अगले कई साल मंगल ग्रह पर जिंदा रह सके। प्लान के मुताबिक जब भविष्य में एरेस-4 मिशन मंगल ग्रह पर लैंड करेगा तो उसकी टीम मार्क को भी साथ लेकर धरती वापस आ जाएगी। ये मिशन सुनने में जितना आसान लग रहा था, असल में उतना ही इम्पॉसिबल था। जेपीएल की टीम दिन रात काम में लगी हुई थी, क्योंकि उन्हें बहुत कम वक्त में एक फुली फंक्शनल सप्लाई प्रोब तैयार करना था। इसी दौरान नासा एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स ने मिंडी को भी एक जिम्मेदारी दी। अब मिंडी को सैटेलाइट्स और मॉनिटरिंग सिस्टम्स का पूरा कंट्रोल मिल चुका था, ताकि वह मंगल ग्रह पर मार्क की हर मूवमेंट ट्रैक कर सके। धरती पर लोगों को लग रहा था कि वह मर चुका है, लेकिन हकीकत में पूरी नासा उसकी हर सांस पर नजर रखे हुए थी। उधर मंगल ग्रह पर मार्क को उसकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो गया। उसके उगाए हुए सारे आलू अब तैयार हो चुके थे। मंगल ग्रह की लाल मिट्टी में हरियाली देखकर मार्क के चेहरे पर खुशी गूंज उठी। उसने करीब 600 आलू की फसल हासिल की। मार्क ने बड़े आलूओं को अपने खाने बनाने के लिए एक तरफ कर दिया, जबकि छोटे आलूओं को दोबारा मिट्टी में लगा दिया, ताकि आगे भी खेती हो और उसका गुजारा ज्यादा देर तक हो सके। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मार्क ने बंजर जैसी जमीन पर भी अपने खाने के भविष्य के लिए इंतजाम कर लिया था। अब कम से कम उसे भूख से मरने का डर नहीं रहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह बात तोड़ रही थी कि अगर उसका नासा से कोई भी कांटेक्ट ना हो सका तो उसका यहाँ इतने दिन सरवाइव करना बेकार जा सकता था, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती थी। मंगल ग्रह जैसे सुनसान प्लैनेट पर कम्युनिकेशन सिस्टम ढूंढना लगभग नामुमकिन था, लेकिन मार्क हार मानने वालों में से नहीं था। काफी सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। वह बिना वक्त गंवाए अपने रोवर में बैठा और मंगल ग्रह की एक खतरनाक जगह की तरफ निकल पड़ा, जो उसके कैंप से लगभग 60 दिन की दूरी पर थी। उधर धरती पर सैटेलाइट्स के जरिए उसकी हर मूवमेंट मॉनिटर की जा रही थी। मिंडी और विंसेंट दोनों दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मार्क अपने कैंप को छोड़कर इतनी दूर क्यों जा रहा है। दिन गुजरते गए और मार्क लगातार एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहा। मंगल ग्रह की सुनसान जमीन पर उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर कई दिनों तक जारी रहा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, नासा की पूरी टीम के अंदर खौफ और भी बढ़ने लगा। नासा की टीम अब तक समझ ही नहीं पा रही थी कि मार्क आखिर कर क्या रहा है। इसी बीच अचानक विंसेंट को कुछ याद आ गया। उसने तुरंत मंगल ग्रह के मैप पर मार्क का पूरा रूट मैप किया, तो उसे पता चला कि मार्क असल में एक पुराने मंगल ग्रह प्रोब पाथफाइंडर की तरफ जा रहा है। ये वही रोबोटिक लैंडर था जिसे नासा ने बहुत साल पहले मंगल ग्रह पर भेजा था, ताकि वह वहाँ की मिट्टी का सारा डेटा कलेक्ट कर सके। पहले तो वे इस मिशन में सफल रहे, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी बैटरी डेड हो गई और धरती का उससे हमेशा के लिए संपर्क टूट गया। तब से वह पाथफाइंडर मंगल ग्रह की मिट्टी में कहीं दबा हुआ था। इसलिए मार्क उसे ढूंढने के लिए निकला था, क्योंकि वही उसे नासा की टीम से कांटेक्ट करवा सकता था। काफी खोजने के बाद आखिरकार उसने मंगल ग्रह की मिट्टी में दबा हुआ पाथफाइंडर निकाल ही लिया। विंसेंट का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ, लेकिन एक और चैलेंज अभी बाकी था। कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होती अगर नासा के पास धरती पर उस सिस्टम का वही मॉडल मौजूद होता। विंसेंट बिना देर किए कैलिफोर्निया में मौजूद जेपीएल की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि अब सालों पुरानी टेक्नोलॉजी ही मार्क और धरती के दरमियान इकलौता कनेक्शन बन सकती थी। खुशकिस्मती से जेपीएल में उस पाथफाइंडर का बचा हुआ मॉडल अब भी सुरक्षित पड़ा हुआ था। विंसेंट ने तुरंत कुछ वैज्ञानिकों को अपने पास बुलाया जो सालों पहले इसी पाथफाइंडर मिशन पर काम कर चुके थे। अब विंसेंट के लिए असली खेल शुरू हो चुका था, लेकिन क्या वह मार्क को बचा पाएगा या नहीं, ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। उधर मंगल ग्रह पर मार्क ने पाथफाइंडर की डेड बैटरी निकाली और उसे अपने कैंप के पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही उसने उसे कनेक्ट किया,
खुशकिस्मती से वह काम करने लगा। जैसे ही उसने उस पाथफाइंडर का एंटीना धरती की तरफ घुमाया, अचानक JPL के पुराने मॉडल को जो नासा के पास पड़ा था तुरंत सिग्नल मिल गया। पूरी टीम ने जैसे ही उस पाथफाइंडर को काम करता हुआ देखा, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिससे सालों पहले कांटेक्ट टूट चुका था, वह दोबारा काम कर रहा था। जब एक मेंबर ने पाथफाइंडर को कमांड्स भेजनी शुरू की और जैसे ही उसने कमांड दी, मंगल ग्रह पर पड़े पाथफाइंडर का कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो गया। मंगल ग्रह पर पाथफाइंडर का कैमरा हिलता देखकर मार्क तुरंत समझ गया कि धरती पर मौजूद नासा की टीम उससे कांटेक्ट करना चाह रही है। उसने तुरंत एक बोर्ड उठाया और उस पर लिखा आर यू रिसीविंग मी। फिर उसने बोर्ड के दोनों साइड पर यस और नो के ऑप्शन बना दिए ताकि सामने वाले सिर्फ कैमरा मूव करके जवाब दे सकें। जैसे ही JPL की टीम ने उसका सवाल देखा, उन्होंने बिना देरी किए कैमरा को यस की तरफ घुमा दिया। मंगल ग्रह पर कैमरा को मूव होते देखकर मार्क की आंखों में जिंदा रहने की उम्मीद दोबारा जाग उठी। इतने दिनों बाद पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह सच में अकेला नहीं है, लेकिन धरती पर मौजूद नासा की टीम से कांटेक्ट अब भी बहुत स्लो और मुश्किल था। मंगल ग्रह और धरती के दरमियान दूरी इतनी ज्यादा थी कि एक सिंपल सवाल भेजने और उसका जवाब मिलने में लगभग 4 घंटे लग रहे थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि फिलहाल सिर्फ मार्क ही सवाल पूछ सकता था, वह भी सिर्फ हाँ या ना में। नासा टीम डायरेक्ट उसे मैसेज नहीं भेज सकती थी, लेकिन मार्क भी किसी से कम नहीं था। उसने फैसला किया कि अगर सिंपल कम्युनिकेशन पॉसिबल है तो उसे एक पूरी भाषा में भी बदला जा सकता है। मार्क को पता था कि पाथफाइंडर का कैमरा पूरे 360 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। इसी आइडिया को यूज करते हुए उसने एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया। उसने हेक्साडेसिमल नंबरिंग मेथड चूज किया क्योंकि हेक्साडेसिमल वैल्यूज को ASCII कोड्स में कन्वर्ट करके लेटर्स और वर्ड्स बनाए जा सकते थे। अर्थ पर विंसेंट और उसकी टीम ने भी पाथफाइंडर के चारों तरफ हेक्साडेसिमल सिंबल्स लगा दिए ताकि कैमरा मूवमेंट्स के थ्रू मैसेजेस एक्सचेंज किए जा सकें। अब धीरे धीरे मंगल ग्रह और धरती के दरमियान एक साधारण भाषा तैयार होने लगी थी, लेकिन ये तरीका बहुत स्लो था। एक साधारण सा मैसेज भेजने में भी काफी वक्त लग जाता था। इसलिए नासा साइंटिस्ट्स ने मार्क को कुछ स्पेशल कोड भेजे। उसने उन कोड्स की मदद से अपने रोवर को पाथफाइंडर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया, जिससे अब वह अपने कंप्यूटर से डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकता था, जो पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेज था। नासा ने उसे मैसेज भेजा कि रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहले उसके लिए ज्यादा से ज्यादा खाने पीने की चीजें भेजी जाएंगी, ताकि जब तक नासा की टीम दोबारा मंगल ग्रह तक पहुंचेगी तब तक वो खाना उसके काम आ सके। ये मैसेज पढ़ते ही उसके अंदर एक नई उम्मीद जग उठी। अब पहली बार उसे लग रहा था कि शायद वह वाकई यहाँ से जिंदा वापस जा सके। फिर उसने नासा की टीम से एक सवाल किया कि मेरे सब साथियों को ये पता है कि मैं जिंदा हूँ या फिर नहीं। नासा का जवाब ना में था। ये सुनते ही उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि उसके अपने क्रू को अब तक सच नहीं बताया गया था। लेकिन अब जब बातचीत हो चुकी थी, इसलिए नासा ने फाइनली धरती पर वापस लौटे सब क्रू मेंबर्स को भी ये हैरानकुन खबर देने का फैसला ले लिया। और जैसे ही उन्हें पता चला कि मार्क अभी भी मंगल ग्रह पर जिंदा है, पूरी टीम शॉक हो गई। एक तरफ वो उसके बचने की खबर से खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ये पछतावा भी अंदर से खा रहा था कि वो उसे अकेला छोड़कर आ गए। उधर मंगल ग्रह पर मार्क हर आए दिन की खबर नासा को भेजता रहता। कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी आलू की फसल भी सफल थी और लग रहा था कि मार्क यहाँ उतने साल आसानी से गुजार सकता था, जब तक नासा का अगला मिशन यहाँ तक नहीं पहुँच जाता। लेकिन किस्मत एक बार फिर से पलटा खाने वाली थी। एक रात सब कुछ अचानक बदल गया। कैंप का एयरलॉक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से बहुत कमजोर पड़ चुका था, जिसकी वजह से अचानक एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वो फट गया। धमाका इतना खतरनाक था कि मार्क हवा की तरह उड़ता हुआ सीधा दूर जा गिरा। गिरने की वजह से उसके हेलमेट में क्रैक आ गया। मंगल ग्रह का माहौल इतना जानलेवा था कि छोटा सा होल भी उसकी जान ले सकता था। इसीलिए उसने तुरंत टेप से हेलमेट को बंद किया और किसी तरह वापस अपने कैंप के अंदर पहुंच गया। जैसे ही वो अपने कैंप के अंदर पहुंचा, जो नजारा उसके सामने था उसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। वहां के बढ़ते तापमान ने उसकी पूरी की पूरी फसल तबाह करके रख दी। अब दोबारा उस फसल को उगाना लगभग नामुमकिन था। अपने सामने अपनी फसल को तबाह होता देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ इतना राशन बचा था जो कुछ महीने ही चल सकता था। दूसरी तरफ धरती पर नासा ने उसके लिए इमरजेंसी सप्लाई रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी थी। सबको लग रहा था कि ये मिशन मार्क की जिंदगी बचा लेगा, लेकिन लॉन्च के कुछ ही सेकंड्स बाद रॉकेट हवा में ही फटकर तबाह हो गया। अपनी आखिरी उम्मीद को अपने सामने से जाता देखकर अब उसे लगा कि उसका यहीं पर मरना तय है। अपनी मौत को अपने करीब आता देख उसने कमांडर लुइस को एक मैसेज भेजा। उसका कहना था कि अगर वो वापस ना आ सका तो उसके माँ बाप को बताया जाए कि उसका बेटा एक सार्थक मिशन का हिस्सा था। ये मैसेज देखते ही धरती पर मौजूद नासा की टीम भी अपनी हिम्मत हार जाती है। लेकिन उधर मंगल ग्रह पर बैठा मार्क किसी भी तरह करके वहां से धरती की तरफ जाने का फैसला ठान लेता है। वहां धरती पर मार्क के नाकाम सप्लाई मिशन की न्यूज पूरी दुनिया देख रही थी। इसी बीच चाइना की स्पेस एजेंसी के टॉप साइंटिस्ट्स ने भी ये ब्रॉडकास्ट देखा। तब चाइना ने इंसानियत के नाम पर नासा की मदद करने का ठान लिया।
उन्होंने नासा को अपना एक पावरफुल रॉकेट दिया ताकि रेस्क्यू मिशन को एक और चांस मिल सके। अब नासा के पास उम्मीद की एक नई किरण थी। अगर वो इस बार भी नाकाम रहे तो मार्क की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। इसी बीच असली एंट्री होती है रिच पर्नेल की, एक ब्रिलियंट एस्ट्रोडायनामिक्स एक्सपर्ट। नासा के पास आते ही उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो सुनने में लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन साइंटिफिकली जीनियस था। इस स्ट्रेटेजी को बाद में रिच पर्नेल मैन्यूवर नाम दे दिया गया। उसका प्लान ये था कि स्पेसक्राफ्ट को धरती पर लैंड करवाने के बजाय धरती की ग्रेविटी को गुलेल की तरह यूज किया जाए, यानी स्पेसशिप धरती के पास से हाई स्पीड पर गुजरते हुए ग्रेविटी बूस्ट ले और सीधा दोबारा मंगल ग्रह की तरफ मुड़ जाए। ये मिशन बहुत खतरनाक था। अगर इसमें छोटी सी भी गलती हो गई तो पूरा क्रू हमेशा के लिए स्पेस में खो सकता था। नासा के डायरेक्टर को रिच पर्नेल का प्लान बहुत ज्यादा खतरनाक लगा, इसलिए उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मिशन डायरेक्टर डीवन को लग रहा था कि यही मार्क को बचाने का आखिरी चांस हो सकता है। लेकिन किसी ने भी उसकी बात ना सुनी, इसलिए उसने छुपकर पूरा प्लान सब क्रू मेंबर तक पहुंचा दिया। अब पूरी गेम क्रू के हाथ में थी। या तो वो सुरक्षित धरती वापस लौट जाते या फिर अपनी जान खतरे में डालकर एक और बहुत लंबा मिशन शुरू करते, सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए। कुछ देर सोचने के बाद टीम ने यह फैसला लिया कि वो किसी भी सूरत अब मार्क को अकेला छोड़कर वापस धरती पर नहीं जाएंगे। उधर मंगल ग्रह पर मार्क भी अपने काम में लगा था। उसे लगभग 60 दिन का और खतरनाक सफर करके उस एक और MAV तक पहुंचना था जो भविष्य एरिस 4 मिशन के लिए पहले से मंगल ग्रह पर रखा गया था। लेकिन ये उसके पास एक आखिरी मौका था यहाँ से धरती की तरफ जिंदा जाने का, इसलिए उसने कई दिन तक सिर्फ अपने पास बचे कुचे आलू खाकर अपना सफर शुरू कर दिया। कई दिन का खतरनाक और जानलेवा सफर करके आखिरकार वो उस MAV तक पहुंच ही गया। लेकिन उसके आगे एक बार फिर से नई मुसीबत आ खड़ी हुई। MAV को इतना हल्का बनाना जरूरी था कि वो मार्स की ऑर्बिट तक पहुंच सके। नासा ने उसे तुरंत कहा कि रॉकेट से गैर जरूरी चीजें निकाल दी जाएं। मतलब अब मार्क को असल में एक खुले छत वाले रॉकेट में लॉन्च लेना था, जो देखने में किसी जुगाड़ मशीन जैसा लग रहा था। दूसरी तरफ क्रू स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह की ऑर्बिट में पहले ही पहुंच चुका था और सबकी नजरें मार्क के लॉन्च पर लगी हुई थीं। जैसे ही मार्क ने अपना MAV लॉन्च किया, रॉकेट बहुत तेजी से उड़ने लगा। लेकिन लॉन्च के प्रेशर को उस MAV की नोक पर लगी तिरपाल सह ना सकी, जिससे वो वहीं पर फट गया और अचानक प्रेशर की वजह से मार्क भी बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से MAV कामयाबी से मंगल ग्रह की ऑर्बिट में एंटर कर गया। लेकिन एक बार फिर से एक बहुत बड़ी मुसीबत ठीक उसके सामने आ खड़ी हुई। हार्मेस और मार्क के स्पेसक्राफ्ट के दरमियान अब भी तकरीबन 68 किलोमीटर का फासला था। इतनी दूरी से डायरेक्ट रेस्क्यू करना इम्पॉसिबल लग रहा था। ये देखते ही कमांडर लुइस ने तुरंत हर्मेस के सब इंजन एक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया। क्रू ने थ्रस्टर्स यूज करके हर्मेस को मैक्सिमम स्पीड से MAV के करीब लाना शुरू किया। दूसरी तरफ मार्क को जैसे ही होश आया, उसकी आवाज सब क्रू मेंबर के पास जा पहुंची, जिसे सुनते ही पूरी क्रू की जान में जान आ गई। अब उन्हें लगा कि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर दिया, लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। हर्मीज और MAV की ऑर्बिटल स्पीड में अब भी काफी डिफरेंस था, लगभग 42 मीटर्स पर सेकंड। स्पेस में ये छोटा नंबर भी बहुत खतरनाक होता है। अगर उन्होंने दोनों स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को लगभग बराबर न किया तो मार्क को सुरक्षित अपने पास लाना नामुमकिन हो जाता। लेकिन हर्मीज के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। अगर वो दोबारा सब इंजन फुल पावर पर ऑन करते तो उनके पास धरती वापस लौटने के लिए जरूरी फ्यूल नहीं बचता। हालात अब लगभग इम्पॉसिबल लग रहे थे। तब कमांडर लुइस ने एक और फैसला लिया। उन्होंने हर्मेस के लॉक में बम फोड़ने का प्लान बनाया ताकि उस ब्लास्ट से स्पेसशिप की स्पीड और दिशा थोड़ी एडजस्ट की जा सके। ये प्लान बहुत रिस्की था, लेकिन अब उनके पास रिस्क लेने के सिवा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। ब्लास्ट के बाद हार्मेस मार्क के काफी करीब आ गया, लेकिन अब भी उनके दरमियान खतरनाक दूरी बाकी थी, जिसे देखते ही मार्क ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपने स्पेस सूट के ग्लव में छोटा सा होल बनाया और निकलती हुई हवा के प्रेशर से वो उड़ता हुआ स्पेस में हार्मेस की तरफ बढ़ने लगा। उधर कमांडर लुइस भी रस्सी के साथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही मार्क उसके पास आया, वो बदकिस्मती से उसे पकड़ नहीं पाई, लेकिन किसी तरह करके मार्क ने उसकी रस्सी पकड़ ली और दोनों एक दूसरे के करीब आ पहुंचे। आखिरकार क्रू ने उसे खींचकर अपने हर्मिस के अंदर ले लिया। उस लम्हे पर सिर्फ हर्मिस क्रू ही नहीं बल्कि पूरी धरती खुशी से गूंज उठी। महीनों तक मार्स पर अकेले सरवाइव करने के बाद मार्क वॉटनी आखिरकार अपने साथियों के पास वापस आ ही गया और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।